नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्न इंडिया ऑफिशियल। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास का ऐसा साम्राज्य जिसने पहली बार संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक एकता में बांधा। इस साम्राज्य को क्या कहा जाता है? मौर्य साम्राज्य। यह वही साम्राज्य है जिसमें चंद्रगुप्त की शक्ति, कौटिल्य का नीति और अशोक का धम्म शामिल है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व में इसका अंत हो गया। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। इसका सबसे महान शासक कौन हुए? तो अशोक। इनका जो सोर्सेस था, अर्थशास्त्र, इंडिका और अशोक के अभिलेख, इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आइए मौर्य साम्राज्य के ऐतिहासिक महत्व को समझते हैं। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य भारत का पहला विशाल अखिल भारतीय साम्राज्य था। इसने राजनीतिक एकता स्थापित की, केंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड शासन दिया, मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिया और कला और अर्थव्यवस्था को नई दिशा, न्यू डायरेक्शन इसने प्रदान किया। चंद्रगुप्त ने साम्राज्य बनाया, ये एकदम एम्पायर को एनहेंस किया। कौटिल्य ने क्या किया? कौटिल्य ने शासन का मस्तिष्क दिया। कौटिल्य को हम जानते हैं चाणक्य के रूप में और विष्णु गुप्त के रूप में जानते हैं। अशोक ने उसे नैतिक, मोरल डायरेक्शन दिया था इस मौर्य वंश को। आइए समझते हैं मौर्य साम्राज्य के टाइमलाइन। इनका टाइमलाइन कैसा कैसा रहता है, चलिए। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना हुई और 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस से युद्ध। 298 ईसा पूर्व में क्या हुआ? तो बिंदुसार आए शासक के रूप में। और 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ? कलिंग का युद्ध। 232, याद रखिएगा, 232 में अशोक की मृत्यु हो गई। और 185 ईसा पूर्व में क्या हो गया? मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। इनका अंतिम शासक कौन था मौर्य साम्राज्य का? बृहद्रथ। बृहद्रथ था इसका अंतिम शासक। आइए समझते हैं मौर्य के इतिहास के बारे में। मौर्य इतिहास को जानने के लिए हमारे पास 3 प्रकार के स्रोत है। कौन? साहित्यिक स्रोत, विदेशी स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। जैसे कि पहला साहित्यिक स्रोत, इसमें हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस से, दीपवंसा और महावंसा, दिव्यावदान और अशोकवदान, वशिष्ठ पुराण जो हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। इन सभी से हम लोग इनके साहित्य के बारे में जानते हैं कि इनका साहित्य कैसा था। अर्थशास्त्र को लिखा कौन? कौटिल्य ने। मुद्रा राक्षस को विशाख दत्त। और इन्हीं बुक्स में विसल या निम्नकुल कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। और वशिष्ठ पुराण के लेखक कौन है? हेमचंद्र, जो जैन फॉलोवर थे। आइए विदेशी स्रोत को जानते हैं। तो विदेशी स्रोत में कौन है? तो सबसे प्रसिद्ध है मेगास्थनीज का इंडिका, जो भारतीय समाज को 7 चरणों में विभक्त किए हैं। इन्होंने चंद्रगुप्त के दरबार में विदेशों से आए। पुरातात्विक स्रोत देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत जिनमें अशोक की शिलालेख का सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे इसका जो शिलालेख था वे सबसे महत्वपूर्ण है। इनका शिलालेख है जैसे कि स्तंभ लेख, लघु शिलालेख, गुहा अभिलेख। आइए चंद्रगुप्त मौर्य को देखते हैं। 3 सबसे दमदार सोर्सेस को भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे। अर्थशास्त्र को कौटिल्य या चाणक्य ने। और इनमें क्या दिया गया है अर्थशास्त्र में? तो राज्य, प्रशासन, कर, जासूसी और नीति। ये नाम इनका अर्थशास्त्र है, लेकिन ये बुक है पॉलिटिक्स का, इंडिका, जो मेगास्थनीज ने लिखा। इसमें पाटलिपुत्र के समाज और नगर प्रशासन के बारे में वर्णन है।
भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया है। अशोक के शिलालेख जो अशोक ने लिखवाए थे धम्म का प्रचार करने के लिए, कलिंग युद्ध जो 13वें शिलालेख में वर्णित है, प्रशासन और नीति अशोक ने प्रचार प्रसार किए थे। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला कौन था? तो जेम्स प्रिंसप 1837 ईस्वी में हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य को जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, इनके गुरु का नाम क्या है? तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त, जिसे चाणक्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराया और पूरा उत्तर भारत को एकीकृत किया। वैसे मौर्य साम्राज्य का जो साउथ तक, स्वर्णगिरी तक इनका साम्राज्य था। इनकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, जो भी वर्तमान में पटना है। यूनानी लेखक मेगास्थनीज ने किनके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आइए युद्ध को देखते हैं। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध को हम लोग पढ़ेंगे। 305 ईसा पूर्व जो आया, यह काफी ज्यादा निर्णायक मोड़ था। इसी समय में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध हुआ और इस युद्ध में चंद्रगुप्त क्या हुए? विजयी हुए। सेल्यूकस ने हेरात, कंधार, काबुल और बलूचिस्तान चंद्रगुप्त को दे दिए। इसके बदले में चंद्रगुप्त ने 500 क्या दिए? हाथी दिए थे। आइए, हेरात का क्षेत्र कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको क्षेत्र से भी हम लोग परिचित हो जाते हैं। तो हेरात में अरियाना या अरिया जिसे कहते हैं, अराकोसिया कंधार में, और गेड्रोसिया काबुल में, और पेरोपेनिसदाई बलूचिस्तान में। चंद्रगुप्त का अंतिम जीवन कैसा रहा? तो जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त जैन धर्म से क्या हो गए? प्रभावित हो गए थे। जैन धर्म फॉलो कर लिए थे। वे भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए और संलेखना विधि के द्वारा उन्होंने शरीर का त्याग कर दिए 298 ईसा पूर्व में। आइए बिंदुसार को समझते हैं। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार शासक बने। उन्हें अमित्रघात शत्रुओं का संहारक कहा जाता है। इनका अर्थ होता है अमित्रघात का शत्रुओं का संहारक। यूनानी ग्रंथों में उनका नाम क्या है? एमिट्रोचैट्स। इनको बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार की संज्ञा से नवाजा गया है और वे आजीवक संप्रदाय के फॉलोवर थे। बिंदुसार। आइए अशोक महान को देखते हैं। अशोक महान, इनके पिताजी का क्या नाम था? बिंदुसार। सबसे महान शासक हुए। अशोक की राज्याभिषेक 969 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था। इनका उपाधि था देव नाम प्रिय प्रियदर्शी। देव नाम प्रिय प्रियदर्शी। उनका दीक्षा कौन दिया अशोक को? तो उपगुप्त ने इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दिए थे। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में क्या किया अशोक ने? अशोक कलिंग पर आक्रमण कर दिए। यह युद्ध उनके जीवन का एकदम क्या था? टर्निंग पॉइंट था। युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा छोड़ दिए, जैसे मार पीट कर रहा था, ठीक है, हिंसा छोड़कर क्या किए? धम्म नीति को पालन किए, अपनाए। वेरी घोष की जगह पर धम घोष अपनाए। बताइए, जो कलिंग युद्ध हुआ था ये वर्तमान में कहाँ है? उड़ीसा, जिनकी राजधानी भुवनेश्वर है। इस युद्ध की चर्चा 13वें शिलालेख में हुआ है। आइए अशोक के धम्म के बारे में समझते हैं। अशोक का धम्म कोई धर्म नहीं था, जैसे कि ये कोई धर्म नहीं था, जैसे कि एक मान ले कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ऐसे कोई धर्म नहीं था। ये क्या था? नैतिक नीति थी।
ठीक है, मोरल मोरल पॉलिसी थी, ये कोई अलग से कोई धर्म नहीं था। इनमें था कि माता-पिता की सेवा करना, सत्य बोलना, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता अपनाना और दया और अहिंसा पर जोर दिया गया। दया और अहिंसा पर जोर दिया गया। साथ में प्रजा कल्याण को प्राथमिकता दी गई। धर्म के प्रचार की व्यवस्था। धर्म की प्रचार प्रसार के लिए धम्म महामात्र जो धर्म प्रचार का अधिकारी होते थे, इनको नियुक्त किए गए। उन्होंने शिलालेखों और धम्म यात्राओं के माध्यम से जनता तक क्या किया, अपना संदेश को पहुंचाए थे। इनका जो धम्म महामात्र की जो शिलालेख है वो कौन है? पांचवा शिलालेख, जिसमें उन्होंने धर्म प्रचार पदाधिकारी को नियुक्त किए थे। धम्म यात्रा, धर्म को पहुंचाना है, जैसे कि अन्य क्षेत्र में इनको पहुंचाना था, तो ये इसका उल्लेख हम किस में करते हैं? 8वें शिलालेख में। असहिष्णुता, सभी धर्मों के प्रति अपना एक स्वभाव बना के रखना, ये सहिष्णुता 12वें शिलालेख में है। और कलिंग युद्ध जो 261 बीसी में हुआ था, इनका वर्णन 13वें शिलालेख में है। और कुल अशोक के कितने शिलालेख हुए? तो टोटल 14 शिलालेख हुए। अशोक के अभिलेख, भाषा और लिपि के बारे में हम लोग जानते हैं। अधिकांश भारत में इस भाषा का उपयोग हुआ है, प्राकृत भाषा के, और लिपि ब्राह्मी लिपि। उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम भारत में जैसे एक रफली मैप लेते हैं, देखिए ये उत्तर पश्चिम भारत में प्राकृत लैंग्वेज का उपयोग हुआ है। और लिपि कौन सी थी? खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी, जो दाएं से शुरू होकर के बाएं की ओर चलती थी। अफगानिस्तान क्षेत्र, इधर देखिए, इधर ये अफगानिस्तान क्षेत्र, जिसमें ग्रीक और अरमाइक भाषा का और साथ साथ लिपि भी वहीं रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रमुख शिलालेख को देखते हैं। तो इसमें याद करने की सबसे महत्वपूर्ण है 13वें शिलालेख, जो कलिंग युद्ध से संबंध रखता है, और धार्मिक सहिष्णुता, जो धर्म को एक नज़र से देखते थे, सभी का धर्म का। इनको और एग्जाम में पूछा गया है कि मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था किस शिलालेख में किया गया था? तो दूसरे शिलालेख में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्तंभ लेख और राष्ट्रीय प्रतीक देखते हैं। सारनाथ जो कहाँ पर है? लाइन कैपिटल है सारनाथ, सारनाथ यूपी में है। जिनके शीर्ष पर जो स्तंभ है उस पर क्या लेख क्या है? सिंह है। और इन्हें राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हम लोग कब अपनाए? 26 जनवरी 1950 को। अन्य स्थल जैसे कि लौड़िया नंदनगढ़, लौड़िया अरेराज, रामपुरवा और प्रयाग स्तंभ, जो इलाहाबाद यूपी में है। और ये तीनों कहाँ पे हैं? बिहार, बिहार स्पेशली चंपारण। आइए आगे बढ़ते हैं, अशोक और बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित हुए। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? तीसरी थर्ड बौद्ध बौद्ध संगीति ये हुई थी पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता किसने की? मोगली पुत्र तिस ने की थी। अशोक ने अपने पुत्री, इनका जो डॉटर थी पुत्री, इनको और पुत्र पुत्र महेंद्र और डॉटर संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। संघमित्रा ने अपने हाथ में पीपल की शाखा लेकर के कहाँ गए थे? श्रीलंका। श्रीलंका ने तात्कालीन उन्होंने राजधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। श्रीलंका का उस समय शासक कौन था? तो उस समय श्रीलंका का शासक देवनामप्रिय तिस श्रीलंका के शासक थे। अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनके स्थल को देखते हैं, जैसे कि गिरनार कहाँ पे है? गुजरात में, ये प्रमुख शिलालेख है। कालसी, कालसी उत्तराखंड में, ये उत्तर भारत का शिलालेख है। धौली, धौली कहाँ है? ओडिशा में, जो कलिंग क्षेत्र का शिलालेख है।
और जौगर, जौगर ओडिशा में है। शहबाज गढ़ी पाकिस्तान में, जो खरोष्टी लिपि में लिखा गया। खरोष्टी लिपि दाएं से शुरू होकर के बाएं की ओर चलती है। मानसेहरा, मानसेहरा पाकिस्तान में है, इसमें भी खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। सोपारा, सोपारा कहाँ है? सोपारा महाराष्ट्र में है, पश्चिम भारत में। और ये गुड्डी, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में स्थित है। अशोक और आजीविकों को देखते हैं। अशोक के द्वारा दान में दी गई प्रमुख गुफाएं, बराबर की गुफाएं जैसे कौन कौन है? तो सुदामा गुफा, लोमास ऋषि का गुफा, कर्ण चौपार का गुफा और विश्व झोपड़ी या विश्वकर्मा की गुफाएं। मौर्य प्रशासन का स्ट्रक्चर देखते हैं। मौर्य प्रशासन क्या था? एकदम हाईली सेंट्रलाइज्ड था, हाईली सेंट्रलाइज्ड था। राजा सर्वोच्च शासक था, जो राजा था वही सब कुछ करता धरता था, मतलब कि हर कुछ का वो जो था अपने बागडोर अपने हाथ में ही संभाल रखा था। और जब करता धरता एक ही हो हर काम का, हर कुछ के इसको ही रिपोर्ट करना है, तो इसे कहते हैं हम हाईली सेंट्रलाइज्ड, अत्यंत केंद्रीकृत उसका प्रशासन व्यवस्था। इसमें अमात्य, महामात्र, राजुक और युक्ति जैसे अधिकारी प्रशासन चलाते थे। जैसे कि महामंत्री, महापरिषद कौन था? तो सलाहकार के रूप में। अमात्य और महामात्र उच्च अधिकारी, ये सब हाई ऑफिसर्स के रूप में आते, जैसे कि अभी सेक्रेटरी हो गए। प्रादेशिक, प्रादेशिक प्रांत, राजुक, भूमि और युक्ति लेखा। ग्राम स्तर पर स्थानीय प्रशासन इस्तेमाल होते थे। केंद्रीय प्रशासन और इसके पद एवं कार्य को देखते हैं। जैसे समाहर्ता, समाहर्ता क्या कार्य था? तो राजस्व संग्रह करने के अधिकारी होते थे। सन्निधाता, सन्निधाता कोषाध्यक्ष, जैसे अभी फाइनेंस मिनिस्टर है। राजुक, न्याय और भूमि संबंधी कार्य, जैसे कि अभी जुडिशियरी सिस्टम अपना चल रहा है। युक्त, लेखा और प्रशासन, तो लेखा के रूप में जैसे कैग हो गए, एक रिलेटिव एग्जाम्पल लेकर समझते हैं आपको समझाने के लिए। महामात्र, उच्च प्रशासनिक अधिकारी, जैसे कि अभी डीएम को ले लेते हैं। धम्म महामात्र, अशोक को धर्म अधिकारी हुए, जैसे कि धर्म महामात्र मतलब कि धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए धर्म अधिकारी से धर्माधिकारी भी कह सकते हैं हम लोग। प्रांतीय प्रशासन कैसा था इनका? तो प्रांतीय प्रशासन उत्तरापथ, जैसे कि प्रांतों में राजकुमार या उच्च अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है। जैसे कि उत्तरापथ, उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला, जो पाकिस्तान में है। अवंती या पश्चिमी प्रांत, अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैन में है। और दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, यहीं तक जो मौर्य प्रशासन का या मौर्य क्षेत्र था, यहीं तक इनका शासन था, स्वर्णगिरी साउथ में। और कलिंग, कलिंग की राजधानी कहाँ है? तो तूसली। और मगध का क्षेत्र का पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना के नाम से हम लोग जानते हैं। पाटलिपुत्र नगर प्रशासन कैसा था? तो मेगास्थनीज के अनुसार 30 सदस्य थे और 6 समितियां। तो एक समितियां में कितने हुए सदस्य? 5 सदस्य हुए। इनका इन समितियों का जो 6 समिति थी, इनका अलग अलग कार्य था। जैसे कि उद्योग और शिल्प का कार्य देखते थे, विदेशियों को देखभाल करते थे, और जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड्स संधारण करते थे। व्यापार और मापतौल का, जैसे कि बाजार नियंत्रण प्रणाली, जो अलाउद्दीन खिलजी का देखिएगा आप आगे चल करके, वैसे ही बाजार को चलाने के लिए। उत्पादित वस्तुओं की निगरानी और कर संग्रह, कर संग्रह एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसी भी शासन प्रशासन के लिए। मौर्य सेना कैसा कैसा था? मौर्य सेना इस साम्राज्य की सबसे बड़ी रीढ़ थी उनके, एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उसका। सबसे बड़ी सेना कौन था? पैदल सेना। इसमें सेना में घुड़सवार थे, रथ सेना था, हाथी सेना, नौसेना जो अभी नेवी है, और परिवहन डिपार्टमेंट था। मौर्य अर्थव्यवस्था एवं कृषि सुधार, तो मौर्य अर्थव्यवस्था में समझते हैं ये मुख्य आधार क्या था? कृषि। कृषि आधार होगा ही, जानते हैं उसमें कि उत्तर वैदिक काल में आयरन का खोज हो गया था। तो ये सब बूस्ट करते करते इसके बाद कृषि ही आधार बनेगा। जब हमारे देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश का जो मुख्य अर्थव्यवस्था था वो कृषि ही था।
भूमि कर 1/6। जैसे कि आप 600 रुपये कमाइएगा तो मौर्य प्रशासन में आप रहते तो 100 रुपये आपको भूमि टैक्स के रूप में देना पड़ता, लैंड टैक्स। राजकीय भूमि का नाम क्या था? सीता भूमि। और उनके जो अध्यक्ष कहलाते थे राजकीय कृषि पदाधिकारी। और यह राजस्व का जो लैंड टैक्स था, ये राजस्व का बहुत बड़ा स्रोत था। कर व्यवस्था, जैसे कर भाग भूमि उपज का हिस्सा, जैसे कि 1/6 समझाए अभी। बलि क्या? एक पारंपरिक कर था। शुल्क व्यापारिक टैक्स। और हिरण्य नकद कर था, कैश में टैक्स देना होता था। पिंड कर, ग्राम समूह कर, सेना भक्त, सेना के लिए कर। व्यापार, शिल्प और मुद्राएं, अभी देख ही लिए हैं इसको कि उत्तरा पक्ष, दक्षिणा पक्ष, इस सब के बारे में देख लिए। अभी देख लेते हैं कि नदी के बारे में। तो ये इसमें गंगा, सोन और नर्मदा नदी के किनारे ये व्यापार काफी ज्यादा फुला फला। और शिल्पकारों के संघ को क्या कहा जाता है? इनको याद रखिएगा, इन्हें कहा जाता है श्रेणी। शिल्पकारों के संघ को क्या कहा जाता है? श्रेणी। मौर्य समाज और मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य को 7 जातियां, ठीक है, में विभाजित किया है। पहला है दार्शनिक, दूसरा कृषक और पशुपालक, शिल्प, सैनिक, निरीक्षक और सलाहकार या मंत्री हुआ करते थे। मौर्यकालीन कला को देख लेते हैं। मौर्य काल भारतीय कला का स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। जैसे कि देख लीजिए अशोक स्तंभ, सारनाथ सिंह जो इस पे शीर्ष पे थे, ठीक है, सांची स्तूप इनका प्रमुख उपलब्धियां हुआ था। उपलब्धियों में जैसे रामपुरवा, जिनके जो पिल्लर है, ये पिल्लर जैसे पिल्लर रहता था, इस पिल्लर के शीर्ष पर बैल का अंकित था, ठीक है। इसे सारनाथ में इसी प्रकार पिल्लर बनाया गया था और इस पिल्लर के ऊपर में क्या था? सिंह का इमेज था। स्तूप और गुफा स्थापत्य कला को देख लेते हैं। जैसे कि सांची स्तूप अशोक के काल से ही संबंध रहते हैं। और बराबर की गुफाएं जो कहाँ हैं? बिहार में है। अशोक ने आजीविकों को दान दिया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मुखलीपुत्र गोशाल थे। नागार्जुनी गुफाएं दशरथ ने आजीविकों को दान दी थी, इनको याद रखिए, ठीक है, कि नागार्जुनी गुफाएं दशरथ ने दान किसे दी? आजीवक संप्रदाय को। मौर्य धार्मिक के जीवन देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म फॉलो कर लिए थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के फॉलोवर थे। और अशोक बौद्ध धर्म एवं धम्म नीति। क्या है? नीति। धम्म कोई धर्म नहीं था, ये एक नीति था, पॉलिसी जैसे कहते हैं हम लोग। और दशरथ आजीविकों को गुफा दान दिया। कौन? नागार्जुनी गुफाएं ने दान दिया था। इनको याद रखिएगा, नागार्जुनी गुफाएं ने गुफा को दान दिया था। मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हो गया? तो अत्यधिक विशाल साम्राज्य था उनका, कमजोर उत्तराधिकारी आ गए और आर्थिक दबाव के कारण प्रांतीय विद्रोह मौर्य पतन के मुख्य क्या बन गया? कारण बन गया। अंतिम मौर्य शासक कौन था? वृद्रथ, जिनकी हत्या शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी। आइए क्विक एकदम बहुत तेजी से हम लोग पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक, धनानंद को हराया, सेल्यूकस को हराया। बिंदुसार अमित्रघात, अशोक के पिता। अशोक कलिंग युद्ध, धम्म नीति, बार बार नीति इसको याद कीजिए, पॉलिसी। दशरथ आजीविकों को गुफा दान दिया था, नागार्जुनी गुफा है। और वृद्धरथ अंतिम मौर्य शासक। मौर्य समाज के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जैन फॉलोवर थे। मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त का गुरु चाणक्य, उनका अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त। और शास्त्र के लेखक कौटिल्य, मुद्रा के लेखक विशाखदत्त। और इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज आया चंद्रगुप्त के दरबार में। बिंदुसार का यूनानी नाम क्या है? एमिट्रोचैट्स। बिंदुसार को क्या कहा गया? अमित्रघात। मतलब कि अमित्र घात कहा गया।
अशोक के पिता बिंदुसार। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध का उल्लेख 13वें शिलालेख। अशोक की उपाधि देव नाम प्रिय प्रियदर्शी। धम्म महामात्र अशोक ने नियुक्त किए थे धर्म प्रचार करने के लिए। तृतीय बौद्ध संघ थी पाटलिपुत्र में हुए। अध्यक्ष मोगलीपुत्र 30वें थे। महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजे। अंतिम मौर्य शासक कौन है? कौन था? बेद्रथ। दोस्तों यही था मौर्य साम्राज्य का कंप्लीट लेक्चर। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही शानदार इतिहास के लेक्चर के लिए जुड़े रहिए लर्न इंडिया ऑफिशियल के साथ। जय हिंद।